हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। हमारी 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि हम लोग मुख्यतः फोकस कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल, एसबी और एलटी ग्रेड पर। ठीक, तो इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं या इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ नए प्रश्न हैं, इन सभी को मैंने इन 2000 की श्रृंखला में ऐड किया है। साथ ही साथ अलग से मैं, क्योंकि फरवरी में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो एनटीए यूजीसी नेट के लिए भी मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है। तो आपकी होम साइंस एग्जाम मास्टर इसी नाम से वो सीरीज़ भी मेरे ही चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। मैं डेली दोनों के एक एक वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आपको नेट की तैयारी करनी है और अपनी प्रिपरेशन को आंकना है, तो आप प्लीज़ मेरे उस चैनल पर जाएं। मैं वहाँ पर डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती हूँ और साथ साथ में व्याख्या भी बताती हूँ, जिससे कि आपके और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अगर पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। और आज का पहला प्रश्न है हमारा 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में, बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है प्रसव केंद्र, शिक्षित दाइयाँ, शिक्षा या स्वास्थ्य चर। तो बाल मृत्यु की जो समस्या है उसके समाधान का सबसे उचित साधन कौन सा है? तो वह सबसे उचित साधन वो क्या है? शिक्षा है। बाल मृत्यु की समस्या का सबसे जो उचित समाधान है वो क्या है? शिक्षा है। बाल मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम के उम्र में जो मृत्यु शिशु हैं उनकी संख्या से निकाला जाता है। बाल मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण मुख्यतः कौन सा रोग होता है? निमोनिया वगैरह, निमोनिया नामक रोग हो जाता है। बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का सबसे उपयुक्त माध्यम शिक्षा है, जिसके द्वारा लोगों को यह जानकारी दी जा सकती है कि बच्चों को बाल मृत्यु से कैसे बचाया जाए और उनकी देखभाल कैसे की जाए। तो इसका जो सबसे मुख्य माध्यम है वो क्या है? शिक्षा है। अगला प्रश्न है हमारा, एरिक्सन द्वारा दी गई ट्रस्ट बनाम मिसट्रस्ट, जो इन्होंने अलग अलग जैसे अवस्थाएं हैं उसमें ट्रस्ट बनाम मिसट्रस्ट विकास अवस्था, इसकी विकास फ्रॉइड द्वारा दी गई निम्नलिखित में से किस अवस्था से सबसे अधिक मेल खाती है? तो जो एरिक्सन की जो थ्योरी है जिसमें कि उन्होंने विकास की अवस्थाओं को बताया है, उसी प्रकार से फ्रॉइड ने भी विकास की अवस्था को बताया है। जैसे उनकी मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, जेनेटाइल है, ये मतलब अलग अलग सी अवस्था है। तो जो सबसे इसमें जो ये आपकी ट्रस्ट बनाम मिसट्रस्ट की अवस्था है, ये आपकी किससे सबसे ज़्यादा मेल खाती है? तो जेनाइटल अवस्था से, डिफ्रेंशिएशन अवस्था से, मुखावस्था से या ओडिपल अवस्था से। तो ये जो है इन्होंने किस बात की बात की थी कि जो ये आपका ट्रस्ट बनाम मिसट्रस्ट जो है, यह इनकी ओरल जो मुखी अवस्था है वो उससे सबसे ज़्यादा मेल खाती है। तो यह मुखी अवस्था से सबसे ज़्यादा मेल खाती है। ऑप्शन नंबर सी जो होता है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के निम्न चरण हैं: संवेदी प्रेरक अवधि के चरण, क्रियाशील चरण, उत्तर परिचालन चरण, ऊपरी सभी। तो जो जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसमें जो संवेदी प्रेरक अवस्था जो सबसे पहली अवस्था है, ये उनकी पहली अवस्था है। तो संज्ञानात्मक जो उन्होंने अपना संज्ञानात्मक विकास का जो संज्ञानात्मक जो डेवलपमेंट दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें कौन कौन से चरण हैं उसको ये पूछा है कि इसमें निम्न में से कौन सा चरण उनका है। तो जो उनमें सबसे पहला जो चरण है संवेदी प्रेरक अवस्था, वो क्या है? ये सबसे पहला, और ये ए जो है क्रियाशीलता, उसमें कोई चरण नहीं है। संवेदी प्रेरक अवधि का चरण है। संवेदी प्रेरक यह जन्म से 24 महीने तक की अवस्था है और उस समय उसकी वृद्धि उसके कार्यों द्वारा पहचानी जाती है। ये पहली अवस्था है जीन पियाजे की, जो संज्ञानात्मक विकास की स्टेजेस हैं, उसकी सबसे पहली अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, आचरण प्रक्रिया शास्त्रीय अनुकूलन का पहचाना हेरेनिस्टन, इवान पावला, स्किनर और प्रक्षेपण।
तो ये जो है जो आचरण प्रक्रिया है वो शास्त्रीय अनुकूलन का पहचाना, मतलब कि शास्त्रीय अनुकूलन का जो सिद्धांत है इवान पावलोव का, उन्हीं के द्वारा उन्होंने ये दिया। तो किसने ये पहचाना था? तो ये पावलोव का सिद्धांत ही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मानव जीवन का किस अवस्था में मानसिक विकास प्रक्रिया में तीव्र बहुपक्षीय परिवर्तन होता है? किस अवस्था में मानसिक विकास का तीव्र तथा बहुपक्षीय मतलब तेज होता है और सभी पक्ष में आपका परिवर्तन होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था या किशोरावस्था? जो ये किशोरावस्था है उस प्रक्रिया में तीव्र तथा बहुपक्षीय परिवर्तन होता है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है, कहलाती है। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलस्टर से हुई है, जिसका अर्थ है बढ़ना अथवा परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था में तनाव, तूफान, कलह, भय, शक्ति आदि मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय के अंतर्गत क्या आता है? विकास का अर्थ आता है, विकास की विशेषता आती है, विकास एवं आवृत्ति में अंतर आता है या उपयुक्त सभी। तो मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय, यहाँ पर सॉरी यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो मूलभूत संप्रत्यय क्या है? तो विकास का, मानव विकास की प्रक्रिया की बात हम कर रहे हैं तो विकास का अर्थ एवं परिभाषा भी आएगी, विकास की विशेषता भी आएगी और विकास एवं वृद्धि में अंतर भी आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होता है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो जिसका अर्थ है, परिभाषा है विषय वस्तु, प्रकृति, विकास की विशेषताएं, विकास के क्षेत्र एवं महत्व तथा विकास एवं आवृत्ति में के मध्य अंतर को सम्मिलित किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। नवजात शिशु में कौन सी इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है? नवजात शिशु में जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कौन सी इंद्रिय होती है जो कि सबसे कम विकसित होती है? तो देखना, सुनना, स्पर्श एवं सूंघना। तो सूंघना नवजात शिशु में सबसे कम विकसित होती है। जैसे जैसे नवजात शिशु बड़ा होता है वैसे वैसे नवजात शिशु में सूंघने की शक्ति बढ़ती जाती है। तो सबसे कम विकसित कौन सी होती है? सूंघने वाली इंद्रिय क्या होती है? सबसे कम विकसित होती है। और जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे सूंघने की शक्ति का विकास होता जाता है। आनुवांशिकी पदार्थ में परिवर्तन में परिपक्वता होता है। आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन, ठीक, आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन किसमें परिणित होता है? में परिणित होता है। परिवर्तन किसमें परिणित होता है? उत्परिवर्तन में, गुण में, चक्र में या कोशिका में? तो आनुवांशिकी पदार्थ में परिवर्तन कोशिका में परिणित होता है। किसमें परिणित हो जाता है? कोशिका में परिणित, मतलब कोशिका में या बदल जाता है। आनुवांशिकी पदार्थ में परिवर्तन, जैसे आनुवांशिकी पदार्थ में क्या है, हमारे जो क्रोमोसोम्स है उनमें जीन जो पाए जाते हैं तो वो बाद में किसमें परिणित हो जाता है, परिवर्तित किसमें हो जाता है? वह कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। और हम जानते हैं हमारे शरीर की क्या जो यूनिट है वो क्या है? कोशिका ही है। किसके अनुसार नैतिक विकास 2 चरणों में होता है? न्यूगार्टन के अनुसार, पियाजे के अनुसार, हेमिंगहर्स्ट के अनुसार या एरिक्सन के अनुसार? तो किसके अनुसार नैतिक विकास क्या होता है? 2 चरणों में होता है। नैतिक विकास की बात कर रहा है, कॉग्निटिव की नहीं। तो जो जीन पियाजे महोदय हैं उनके अनुसार क्या होता है? नैतिक विकास 2 चरणों में होता है। बाल विकास के क्षेत्र में पियाजे का संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत काफी महत्व रखता है। यह सिद्धांत स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा विकसित किया गया। तो पियाजे ने नैतिक विकास के कितने चरण बताए हैं? 2 चरण बताए हैं। ये जीन पियाजे के द्वारा दिया हुआ चरण है। बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। देखिए, जन्म से परिपक्वता तक, इस शब्द को हम पकड़ेंगे तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी हुई है? क्रो एंड क्रो के द्वारा, जेम्स ड्रेवर के द्वारा, हार्लाक के द्वारा या फ्रॉइड के द्वारा?
तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा दी गई है जेम्स ड्रेवर के द्वारा। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? जेम्स ड्रेवर महोदय का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है अपंग बालकों के लिए कार्यरत है, कौन सी है? यूनेस्को है, VNAC है, ICDS है या CSWB है। तो वो कौन सी संस्था है जो कि सबके लिए कार्यरत है? तो यह जो CSWB है वह क्या है? अन्य अपंग बालकों, सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए क्या है? कार्यरत है, CSWB। तो ऑप्शन नंबर डी जो होता है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, ICDS में दी जाने वाले विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व वाले छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले संपूरक पोषण आहार में क्या होना चाहिए? मतलब जो भी सप्लीमेंट फूड है उसमें क्या होना चाहिए? तो वहाँ पर जो होना चाहिए वो 350 कैलोरी तथा 10 ग्राम प्रोटीन, बी है आपका 300 कैलोरी तथा 10 ग्राम प्रोटीन, सी है आपका 600 कैलोरी तथा 16 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरी तथा 8 ग्राम प्रोटीन। तो वहाँ पर क्या होता है? 300 कैलोरी तथा 10 ग्राम प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी जो होता है वह करेक्ट हो जाता है। अच्छा, ICDS की बात यहाँ पर हो रही है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समन्वित बाल विकास परियोजना। भारत में स्कूल पूर्व बालकों एवं गर्भवती एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। तो ध्यान रखेंगे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो यहाँ पर ये नहीं, कभी प्रश्न पूछ लेता है इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, धात्री माता, गर्भवती माता, ऐसा पूछ लेगा। बच्चे, तो आप सिर्फ बच्चे पर टिकला नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है इसमें क्या? स्कूल पूर्व बालक, गर्भवती एवं धात्री माता के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस योजना का शुभारंभ कब किया गया? सन 1975 में किया गया। ठीक, ICDS में जाने वाले विद्यालय लेने से पूर्व वाले छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले संपूरक पोषाहार में क्या है? 300 कैलोरी तथा 10 ग्राम प्रोटीन है, जो कि उनकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास और नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला पायलट प्रोजेक्ट कौन सा था? पायलट प्रोजेक्ट कौन सा था? सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट, इटावा प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रोजेक्ट और गहन कृषि विकास प्रोजेक्ट। तो वो कौन सा प्रोजेक्ट था? यह आपका इटावा प्रोजेक्ट था। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है। और इस योजना के बारे में आप कर लें कि यह योजना एक अमेरिकन आर्किटेक्ट एल्बर्ट मेयर द्वारा 1948 में लागू की गई। कभी कभी मैच करने के लिए भी आ जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? एक अमेरिकन आर्किटेक्ट के द्वारा अल्बर्ट मेयर, जो जिनका नाम है, 1948 में लागू की गई, जिसका उद्देश्य उत्पादन में सुधार, सामाजिक सुधार, शिक्षा प्रदान करना, आत्मविश्वास एवं सहयोग आदि थे। आरंभ में इसमें 64 गांव सम्मिलित किए गए थे। बाद में यह संख्या बढ़कर 98 हो गई। ठीक, तो आरंभ में कितने? 64 गांव थे और फिर बाद में यह संख्या बढ़कर 98 हो गई। तो ये इटावा प्रोजेक्ट जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। जिस पत्र की प्रतिलिपियां बनाई जा सकें और समान सूचना कई व्यक्तियों तक पहुंचाई जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैम्फलेट, लीफलेट, निजी पत्र या सर्कुलर लेटर। तो उसे क्या कहते हैं? एक पत्र की प्रतिलिपियां बनाई जा सकें और समान सूचना, एक ही तरह की सूचना कई व्यक्तियों तक पहुंचाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सर्कुलर लेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? सर्कुलर लेटर उसको हम कहते हैं। एक ही लेटर को पूरे ऑफिस में घुमा देंगे तो वो सर्कुलर लेटर हो जाएगा। अगर उसकी बहुत सारी प्रतिलिपियां बना करके अलग अलग डिपार्टमेंट में लेकर के जाएंगे, प्रश्न उतना क्लियर नहीं है
कई व्यक्ति, अच्छा देखिए, हाँ, कई व्यक्तियों तक पहुंच, मास को नहीं देना है, समुदाय को नहीं देना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, कई व्यक्तियों तक पहुंचाई जा सके। सही है, आपका सर्कुलर लेटर सही होता है। लीगन्स मॉडल में संचार का छठा तत्व कौन सा है? संचारक, श्रोता, संदेश या श्रोता प्रतिक्रिया। तो जो छठा तत्व है लीगन्स मॉडल का वो क्या है? श्रोता प्रतिक्रिया है। अच्छा, लीगन्स मॉडल का तो छठा तत्व, अच्छा लीगन्स मॉडल जो है वो उसमें क्या क्या चीजें हैं? तो पहली बात तो संचार मॉडल का सामान्य अर्थ संचार की प्रक्रिया से होता है। अनेक लोगों ने संचार मॉडल को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लीगन्स महोदय द्वारा प्रस्तुत संचार के जो मॉडल है वो सबसे पहला क्या है, नोट कर सकते हैं आप। सबसे पहला है संप्रेषक, दूसरा है संदेश, तीसरा है माध्यम, चौथा है व्यवहार, पांचवा है श्रोता और छठा है प्रतिक्रिया। तो इसको आप देख सकते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहला कम्युनिकेटर, प्रेषक अर्थात कम्युनिकेटर, दूसरा है आपका संदेश, मैसेज, तीसरा है माध्यम, चैनल, चौथा है व्यवहार, ट्रीटमेंट, पांचवा है श्रोता, ऑडियंस, छठा है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये श्रोता प्रतिक्रिया जो है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है था हमारा ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आंकड़ों का समूह और वैज्ञानिक मूल्यांकन की प्रक्रिया क्रमबद्ध और निष्पक्ष को कहते हैं। आंकड़ों का समूह और वैज्ञानिक मूल्यांकन की प्रक्रिया, अनौपचारिक मूल्यांकन, औपचारिक मूल्यांकन, सापेक्षिक मूल्यांकन, आखिरी मूल्यांकन। तो उनको हम क्या कहते हैं? तो आंकड़ों का समूह और वैज्ञानिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्रमबद्ध और निष्पक्ष औपचारिक मूल्यांकन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला है हमारा, भारत का कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक धनराशि खर्च करता है? प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है कि कौन सा राज्य है जो साक्षरता पर खर्च करता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? केरल हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला है, और इसी के साथ में केरल में सर्वाधिक साक्षरता दर भी है। भारत में प्रौढ़ शिक्षा के निम्नलिखित कार्यक्रमों के स्थापना वर्ष को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये कौन कौन सा है जिसमें कि अलग अलग क्रम में इसको व्यवस्थित करना है? राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, संपूर्ण साक्षरता अभियान और विस्तार सतत शिक्षा। तो इसको मतलब कि कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में आया, इसको सिस्टमैटिक इसको लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आया वो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आया, NAEP। तो सबसे पहले राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आया, तो ये ए हमारा सबसे पहले आ जाएगा। तो हम देखेंगे क्या ए इसमें है, तो हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में हमारा ए पकड़ता है। तो हम देखते हैं कि ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, उसके बाद में ये आया, दूसरे नंबर पर ये है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर संपूर्ण साक्षरता मिशन और चौथे नंबर पर विस्तार सतत शिक्षा। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ये खुद ही अपने आप में सही है। तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, हमारा करेक्ट हो जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। और साथ ही साथ में आप मेरा NTA UGC नेट का भी आप देखते रहें, उससे निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ होगा। पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, तभी चैनल को छोड़ें और सब्सक्राइब करें। ओके।